स्टूडेंट्स, आज आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 18 हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो आपका टॉपिक है वो है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस किया था वो हमने इन्वेंट्री देखी थी कि इन्वेंट्री क्या होती है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने पढ़ा था कि कैसे हम कॉस्ट जनरेट करते हैं किसी चीज़ की। डायरेक्ट लेबर क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, एक्सपेंसेस को क्या हम कैसे ट्रीट करते हैं। अगर हमने कैश फ्लो अजम्पशंस पढ़ी थी, लाइफ और फाइफो एवरी कॉस्ट वो क्या होती हैं, हम इनको किस तरह से अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आज हम उस नेक्स्ट टॉपिक पे हैं कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या है और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है। जो आपके पास पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, आप उसको यूँ कहते हैं कि हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम जो हमारे पास लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारे नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। जैसे कि हमारा पिछला महीना जून गुजरा है, जून के एंड पे जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था, क्योंकि जो हमारे पास स्टॉक बच गया था वो हम लिखते हैं जुलाई के स्टार्ट में, जब हम जुलाई को हम देंगे कि ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मौजूद है। अब सारा साल हम उसी को ही लेके ओपनिंग स्टॉक पे चलते हैं। जितने भी परचेजेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो वो हम प्रोडक्ट उसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। वो हम कंसीडर नहीं करेंगे कि हमारे पास अभी टोटल स्टॉक कितना हो गया। लाइक जो पिछले मंथ हमने स्टॉक लिया था, ओपनिंग स्टॉक जो पिछले मंथ का क्लोजिंग स्टॉक था, उसमें जब हम परचेजेस करते हैं कुछ न्यू तो हम उस स्टॉक में ऐड नहीं करते। यानी कि हम हर उस मंथ में टोटल स्टॉक नहीं निकालेंगे कि हमारे पास टोटल स्टॉक सेल करने के लिए कितना मौजूद है। हम जो प्रीवियस स्टॉक होता है उसी को लेके चलते हैं। जो परचेजेस करते हैं वो भी हम अपने पास इनवॉइस की फॉर्म में रख रहे होते हैं। जो सेल करते हैं वो भी हम अपने पास इनवॉइस की फॉर्म में रख रहे होते हैं। इन दोनों को अपने पास एज इट इज़ रखते जाएंगे तो फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ, जब मंथ ख़त्म होने लगता है तो फिर हम अपने ट्रांजैक्शंस को मैच कर लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, हमने न्यू स्टॉक कितना परचेज़ किया और हमने जो सेल्स की हैं वो कितनी की हैं। इसके बाद एट द एंड हम लोग अपने पास निकाल लेते हैं कि हमारे पास इस मंथ का स्टॉक था वो कितना बचा। जो बचेगा वो फिर हम उसको नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक कह लेंगे। तो इसको हम बड़ी सिंपली सी तरीके से यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास बिगिनिंग स्टॉक होता है, बिगिनिंग स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जो मटेरियल मंथ के शुरू में हमारे पास सेल करने के लिए अवेलेबल है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, या उसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं, ये हमारे पास बिगिनिंग स्टॉक है। बिगिनिंग स्टॉक में हम जितनी भी किस्म की परचेजेस करते हैं या बिज़नेस जितनी भी किस्म की कोई परचेजेस करेगा, जो वो इन्वेंट्री ख़रीदेगा या वो जो रॉ मटेरियल ख़रीदेगा या जो वो फिनिशिंग गुड्स ख़रीदेगा, उसको वो ऐड कर लेगा बिगिनिंग स्टॉक में। दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमने कुछ सेल किया होगा, लाइक कि हमने मटेरियल जो भी खरीदा कुछ बनाया, उसे बनाने के बाद हमने इस मंथ में कुछ सेल्स भी की होंगी, यानी कि हमने कुछ गुड्स को सोल्ड कर दिया होगा। तो उसमें से हम जो गुड्स सोल्ड कर दी होंगी टोटल स्टॉक में से, तो वो हम माइनस करेंगे। इट्स मीन कि वो हम तो कहते हैं कि ये हमारा एंडिंग स्टॉक है, इसको हमने उसमें से माइनस कर दिया। तो आपके पास जो भी अमाउंट या जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, आपको आप ही कहेंगे कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। यही क्लोजिंग स्टॉक आपका नेक्स्ट मंथ में जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और यू वुड नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट वाइल लुकिंग एट द जर्नल लेजर अकाउंट। आप इसको जर्नल का जो जर्नल लेजर अकाउंट है, आप उसमें इसको कैलकुलेट करके यानी कि लिखने के काबिल नहीं होते। वो रीज़न क्या है, क्योंकि आपने इसको साथ साथ मेंटेन नहीं करते, आप इसको एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करते हैं। पीरियोडिक सिस्टम में याद रखिएगा कि आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो आपने एंड ऑफ द मंथ करनी है। मंथ के स्टार्ट में आप किसी किस्म की कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते। दूसरा जो आपका आज का टॉपिक था वो था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसको हम कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे कि अंडर अ परपेचुअल सिस्टम द स्टॉक अकाउंट इज कॉन्टीन्यूसली अपडेटेड।
पहली ही स्टेटमेंट आपको ये चीज़ समझा रही है कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हम लगातार जो भी स्टॉक हम परचेज़ करेंगे वो हम अपने ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। जैसे ही हम कोई स्टॉक सेल करेंगे तो हम अपने टोटल स्टॉक से उसको साथ माइनस कर लेंगे। लाइक पिछले महीने जो हमारे पास स्टॉक बचा था वो 200 गुड्स थी, परचेजेस हमने 300 गुड्स की, टोटल हमारे पास 500 गुड्स हो गई, तो हमने सेल कर दिए 200, तो 500 माइनस 200 करेंगे 300, उसी साथ ही हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या होता है कि हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जो भी हमारे पास स्टॉक होता है इसको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं कि हमारे पास टोटल स्टॉक रोज़मर्रा की बुनियाद पर कितना है, रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम इसकी सेल कितनी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम साथ साथ इसको अपडेट करते रहेंगे। द कास्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग दैट इज़ परचेज फ्रॉम द सप्लायर इज़ एडिड टू द अकाउंट। जो भी हम मर्चेंडाइजिंग की जो कास्ट है, जो भी हमने मर्चेंडाइजिंग परचेज़ की हैं सप्लायर से, जो भी उसकी कास्ट आई है वो हम उसको अकाउंट में ऐड कर लेंगे। उसी वक्त ही ऐड कर लेंगे जब हमने गुड्स परचेज़ की है और उसकी पेमेंट कर दी है सप्लायर को, उसी वक्त हम अकाउंट में इसको ऐड कर लेंगे। वाइल दिस इज द सोल्ड टू द कस्टमर इट कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम द अकाउंट। और जैसे ही हम अपनी गुड्स को सेल कर देते हैं किसी कस्टमर को, से जैसे ही सेल करेंगे उसी दौरान, यानी कि उसी वक्त कह लें या आप कह लें कि उसी दिन डे एंड होने से पहले हम उस सेल्स को टोटल गुड्स में या टोटल प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे। हेलो, हाँ जी, सलाम अलैकुम। अच्छा जी, दूसरी जगह ये बता रहा है कि फॉर द सेल ऑफ एनी मर्चेंडाइज देयर हैव टू बी रिकॉर्डेड जर्नल एंट्रीज, सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल और रिकॉर्डेड ऑन द एंट्री while the other caters to the reduction of inventory and increase in the cost of goods that are sold। तो यहाँ पे यूँ ये बताया जा रहा है कि जैसे ही आप कोई परचेजेस करते हैं या कुछ सेल करते हैं, जब आप सेल करते हैं इट्स मीन कि आप अकाउंट्स कोई रिसीवेबल आपके लिए कोई चीज़ लिखनी है या आपको कोई चीज़ रिसीव हो गई है तो आप फौरी तौर पर उसकी एंट्री कर लेते हैं। और जैसे ही आप सेल्स करते हैं, आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, तो आपकी इट्स मीन कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज़ हो रही है, तो आप फौरी उसको जर्नल में और लेजर में हम उसको उसके थ्रू प्रॉपर चैनल के साथ इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्योंकि हम जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, यहाँ पे हमने ये कहा था कि हम चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते। जब प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे इट्स मीन कि हमने उसको जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया तो लेजर में तो जा ही नहीं सकती बिल्कुल। हम उसको कैसे इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम एंट्रीज पास ही नहीं करें, वो तो हम एट द एंड ऑफ द मंथ रिकॉर्ड करते हैं। तो जबकि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हम क्या करते हैं कि साथ साथ प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस से मुराद इन्वेंट्री जब से ही आती है हम उसको ऐड कर लेते हैं। हम कोई चीज़ प्रोडक्ट्स या कोई अपनी गुड्स सेल करते हैं किसी कस्टमर को, तो हम फौरी ही उसमें से रिड्यूस कर देते हैं। तो हम इसकी साथ साथ इसीलिए हम इसके साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी पास कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद हम बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर चैनल के साथ अपना वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह लाइफो, फाइफो एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि हम एग्जाम्पशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये थी लाइफो, फाइफो एंड एवरेज कॉस्ट। कैश फ्लो assumptions आर combined with either perpetual और periodic systems to account for the cost of stock at hand। जो स्टॉक आपके पास है उसमें लाइफ ऑफ 5 सिस्टम में आपकी मर्ज़ी है कि आप परपेचुअल यूज़ करना चाह रहे हो या पीरियोडिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इसमें क्या चूज़ करते हैं, क्या चूज़ करना चाह रहे हैं, और चूज़ करने के बाद आप इसको किस तरह से कंटिन्यू करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप दोनों में से कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। सब टू यू। नेक्स्ट हमारा अब है जी विच मेथड इज़ बेटर, फाइफो या लाइफो। लाइफो बेस्ट है या फाइफो बेस्ट है। इसमें थोड़ी सी आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि हमने जब लाइफो पढ़ा था हमने लिखा था कि हम लास्ट इन करेंगे लेकिन आउट फर्स्ट वाली चीज़ करेंगे, क्योंकि जो आखिरी बार एंटर कर रहे हैं वही चीज़ हमने पहले सेल कर देंगे। फाइफो
में क्या है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। जो हम पहली चीज़ सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, हमने पहली चीज़ वही सेल करनी है, उसके बाद हमने बाद वाली चीज़ को सेल करना है, ठीक है। ये होता है हमारा फाइफो। अब इसमें से बेस्ट कौन सा होता है? अब जाहिर बात है, अगर देखें, अगर हम लाइफो इस्तेमाल करते हैं, लाइक के मैंने लाइफो इस्तेमाल करके मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल दी थी कि हमने एक यकम जून को परचेज़ की, 5 को की, 10 को की, 15 को की, 20 को परचेज़ की। तो जब हमने 20 को जो रिकॉर्ड चीज़ की है, हमने 20 जून को हमने पहले वो सेल करनी है लाइफो में। तो यानी कि 20 जून को जो हमने चीज़ ली थी वो हम आगे वही सेल करेंगे पहले, उसके बाद हम 15 वाली करेंगे, उसके बाद हम 10 वाली करेंगे, फिर हम 5 वाली करेंगे, फिर हम जून वाली चीज़ को सेल करेंगे, इस तरह। तो इस तरह अगर यही सिचुएशन चलती रहे, इसका मतलब ये है तो हम जब भी नई चीज़ें परचेज़ करते रहेंगे, तो पहले तो नई चीज़ें परचेज़ करते सेल करते चले जाएंगे, जो पुरानी वाली जो हमने शुरू में रिकॉर्ड की थी वो तो सारी ज़िंदगी हमारे पास पड़ी रह जाएंगी। इसलिए लाइफो इतना बेटर नहीं है, जबकि जो मेथड बेटर है वो फाइफो है। इसका बेटर क्यों है? लेकिन एक जून को परचेज़ किया, 5 जून को परचेज़ की एक प्रोडक्ट, फिर 10 को किया, फिर 15 को परचेज़ की, फिर 20 को परचेज़ की। तो जो पहले वाली चीज़ है, इट्स मीन कि उसकी लाइफ ज़रा गुजर गई है, उसकी लाइफ बाकी कम रह रही है, तो पहले हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, फिर हम 5 वाली को सेल करेंगे, फिर हम 10 को सेल करेंगे, फिर 15 और फिर 20 वाली को सेल करेंगे। इससे क्या होता है, इससे कुछ पेरिशेबल गुड्स होती हैं जो ख़राब होने का खतरा होता है, जिनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को हम सेल करने जा रहे हैं, तो उसमें उसके लिए भी फाइफो बेटर है। और वैसे भी ओवरऑल फाइफो को ही ज़्यादा कंपनीज कंसीडर करती हैं कि ये बेस्ट है, हम इसको लेके चलते हैं। यही हमारे पास जो सिस्टम है, ये बेस्ट सिस्टम हमारे पास होता है किसी भी कंपनी के हवाले से, कोई भी चीज़ सेल करने के हवाले से, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑलरेडी हमारी कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाती है। हमारी जो गुड्स हैं उनको, जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनको ख़राब होने से बचाती हैं। जो हमारी एक्सपायरी वाली गुड्स होती हैं उसको ये एक्सपायर होने से पहले डिलीवर कर देते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर आगे उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये है कि इसमें फिर जो हम लॉस के चांसेस हमारे पास कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइफ। जो लाइफ है उसमें तो लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आपने पहले बाय की थी वो वहीं की वहीं पड़ी रह जाएंगी। जो बाद में नई आने वाले प्रोडक्ट्स आप उन्हीं को बार बार सेल करते जा रहे हैं, तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट है उसका ख़राब होने का खर्चा ज़्यादा होता है। या यूँ होता है कि वो अगर आपके पास इस कोई इन्वेंट्री है जो लेटेस्ट डिज़ाइन में आ रही है, तो वो लाइफों में जो आपके पास पहली इन्वेंट्री थी उसका डिज़ाइन पुराना हो जाएगा, उसको कोई बाय नहीं करेगा, तो वो फॉरएवर आपके पास या आपकी कंपनी के पास खड़ी रह जाएगी। आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो आपने उसमें की होगी फॉर प्रॉफिट, वो बेकार हो जाएगी, वो आपको प्रॉफिट नहीं देगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम मेथड इन दोनों में से कोई इस्तेमाल करना हो, लाइफो या फाइफो में कोई मेथड इस्तेमाल करना हो, तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो मेथड है वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर, ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू लाइफ। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी लेक्चर में जो हम इस क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, ये अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे सोल्यूशन के लिए। वो न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह ताला हम अपने 19th लेक्चर में सॉल्व करेंगे। लाइफो को कैसे सॉल्व किया जाता है, फाइफो कैसे और एवरेज कैसे है, तो हम इन अजम्पशंस का जो सोल्यूशन है, जो न्यूमेरिकल है, वो इंशाल्लाह ताला अपने 19th लेक्चर में देखेंगे।